नमस्कार बच्चों। प्रीवियस लेक्चर पर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 का ऑक्सीडाइजिंग नेचर पढ़ रहे थे। दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को SO2 पर रिड्यूस करेगा। कार्बन को CO2 में ऑक्सीडाइज, खुद को SO2 पर रिड्यूस। सल्फर को SO2 पर ऑक्सीडाइज और खुद को SO2 पर ही रिड्यूस। समझ में आया? ठीक है। अब ऑक्सीडाइजिंग नेचर की जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर कोई मेटल का हैलाइड है, मेटल का क्या है? हैलाइड। इसकी रिएक्शन अगर हम कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, और ये हैलाइड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड में फ्लोराइड और क्लोराइड ना हो, सिर्फ ब्रोमाइड और आयोडाइड हो, मतलब मेटल का ब्रोमाइड और मेटल का आयोडाइड, तो ये मेटल अपना सल्फेट बना लेगा, मतलब एक सॉल्ट आएगा। प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 हैलाइड को हैलोजन में ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को SO2 पर रिड्यूस करेगा, SO2 पर रिड्यूस करेगा और हाइड्रोजन की वजह से पानी रिलीज होगा। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। लेकिन कंडीशन है कि ये हाइलाइट क्या होना चाहिए? ब्रोमाइड और आयोडाइड। अब ऐसा क्यों होता है जरा समझते हैं। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लूँ NaI का, किसका एग्जाम्पल लूँ? NaI। NaI की रिएक्शन अगर हम H2SO4 के साथ करते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4, तो सबसे पहले बनेगा HI। प्रीवियस रिएक्शन जो मैंने पढ़ाया था, कंसंट्रेट फर्स्ट रिएक्शन ऑफ H2SO4 की, किसके साथ? MX के साथ। बिल्कुल वैसे ही होगा, 2HI प्लस Na2SO4। अब ये HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये क्या करेगा? H2SO4 को रिड्यूस कर देगा। अब H2SO4 रिड्यूस होगा तो क्या बनाएगा? SO2 प्लस H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। समझा? तो इसने इसको क्या किया? रिड्यूस किया और खुद को ऑक्सीडाइज कर लेगा। HI खुद को ऑक्सीडाइज करके क्या बनाएगा? I2 प्लस H2O। अगर मैं इन सारी रिएक्शंस को ऐड करूं तो देखो, HI से HI कैंसिल आउट हुआ, नेसेंट ऑक्सीजन से नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट हुआ, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या मिली? 2NaI प्लस 2H2SO4 फॉर्मेशन होगा Na2SO4 प्लस SO2 प्लस I2 प्लस 2H2O। तो जरा चेक करो ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन इस फॉर्मेट को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है? कर रही है। सेम वे पर अगर मैं यहाँ पर NaBr ले लूँ, उसकी रिएक्शन H2SO4 के साथ किया जाए तो क्या बनेगा? Na2SO4 प्लस SO2 प्लस Br2, बैलेंस नहीं किया मैंने, प्लस H2O। क्लियर हुआ इतना? कोई कन्फ्यूज़न है? लेकिन अगर आप यहाँ पर NaF यूज़ करते हैं, क्या यूज़ करते हैं? NaF या NaCl यूज़ करते हैं, तो NaCl और H2SO4 की रिएक्शन में HCl बन जाएगा। HCl रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाएगी। HCl प्लस Na2SO4। ये HCl जो है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, कांट रिड्यूस H2SO4। क्लियर है? तो जरा ध्यान देखो, ये वाली रिएक्शन में भी ये वाली रिएक्शन देखो और ये वाली रिएक्शन देखो, पहला स्टेप दोनों में सेम है, बस HCl के बाद आगे रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ HI के बाद आगे रिएक्शन प्रोसीड हो जाएगी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। तो अगर फ्लोराइड या ब्रोमाइड हुआ तो HCl या HF रिलीज होगा, लेकिन अगर ब्रोमाइड और आयोडाइड हुआ तो जो HI और HBr बनेगा वो फर्दर H2SO4 को रिड्यूस करेगा, खुद को क्या कर लेगा? ऑक्सीडाइज करेगा। इसका रीज़न क्या है कि जब ब्रोमाइड और आयोडाइड होता है तो HBr और HI बनता है, विच आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, सो रिड्यूसेस H2SO4। समझ में आया? लेकिन अगर फ्लोराइड और क्लोराइड हुआ तो HF एंड HCl आर वीक रिड्यूसिंग एजेंट, सो कांट रिड्यूस किसको? कांट रिड्यूस H2SO4। समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। मैं फिर से समझाता हूँ। अगर NaCl की रिएक्शन H2SO4 के साथ करते हो तो HCl प्लस Na2SO4 रिएक्शन यहीं पर स्टॉप, आगे प्रोसीड नहीं करेगी। लेकिन अगर आप NaI प्लस H2SO4 करते हो तो HI तो बनेगा, लेकिन HI फिर से H2SO4 को रिड्यूस कर देगा, तो ओवरऑल बन जाएगा Na2SO4 प्लस I2 प्लस SO2 प्लस H2O। समझ में आया? तो ये डिफरेंस है इन द रिएक्शन ऑफ हाइलाइड
विद कंसनट्रेटेड H2SO4। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। तो ये ऑक्सीजन फैमिली खत्म होती है। इसमें एक छोटी सी इंपॉर्टेंट बात और समझाता मैं आपको। आपने पढ़ा था कि SF6 जो है वो एग्जिस्ट करता है, सही बात है, हेक्साफ्लोराइड एग्जिस्ट करता, बट SH6 ये एग्जिस्ट नहीं करता। SH6 एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज ओनली मीना मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कैन कॉज द प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रमोशन मतलब एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, सल्फर 6 कोवैलेंट बॉन्ड एक्साइटेड स्टेट में बनाएगा, लेकिन सल्फर के इलेक्ट्रॉन को का एक्साइटेशन सिर्फ मीना कर सकता है, तो SF6 आएगा। लीना सल्फर के इलेक्ट्रॉन्स का एक्साइटेशन नहीं कर सकता है, तो 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे, तो SH6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो SF6 एग्जिस्ट बट SH6 डज नॉट एग्जिस्ट। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, नो डाउट, ओके। आगे बढ़ते हैं। ये ऑक्सीजन फैमिली संपला हुई। ऑक्सीजन फैमिली के बाद जो नेक्स्ट फैमिली है दैट इज हैलोजन फैमिली। कौन सी फैमिली की बात कर रहे हैं हम लोग? हैलोजन फैमिली। हैलोजन फैमिली पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप पर है? तो आप कहेंगे सर 7th A ग्रुप पर है। लॉन्ग फॉर्म के अकॉर्डिंग ये 17th ग्रुप में प्रेजेंट है। इस परिवार के सदस्य हैलोजेंस कहलाते हैं। हैलोजेंस का मतलब है द सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन समंदर, सी सॉल्ट्स, दे आर सी सॉल्ट्स, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। क्लियर हुआ? ठीक है। पहली प्रॉपर्टी की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस परिवार का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है नोबल गैस NH2 NP5। बहुत बोलना पड़ता है यार इनऑर्गेनिक में, पूरी कथा है, चलो समझते रहो। एलिमेंट्स लिखता हूँ मैं, फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। पढ़ो क्या है? फिर, कल, बाहर, आई, आंटी। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। एटॉमिक नंबर लिखेंगे तो फ्लोरीन का 9 में आगे ऐड करो मैजिक नंबर 8 तो कितना हो जाएगा? 17। 18 ऐड करो तो 8 7 15, इट विल बी 35। फिर से 18 ऐड करो तो 53। 32 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 85। फ्लोरीन के बारे में कुछ बात करते हैं। इस पूरे परिवार में फ्लोरीन सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट। पूरे पीरियोडिक टेबल में इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होती, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। क्लियर? इट इज़ मोस्ट रिएक्टिव, ये सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है नॉन मेटल्स में, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सुपर हैलोजन। सुपर हैलोजन। क्लियर हुआ इतना? ठीक। क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन इज प्रेजेंट इन रॉक सॉल्ट। अब रॉक सॉल्ट क्या होता है यार? NaCl। इट इज प्रेजेंट इन सैलवाइन, और से लिख रहा मैं इसके, सैलवाइन KCl का मेटलर्जिकल नाम है। इट इज प्रेजेंट इन हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर मेटलर्जी में पढ़ते हैं AgCl। एंड इसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है हाईएस्ट होती है इन द होल पीरियोडिक टेबल, हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन इज प्रेजेंट इन सी वाटर, समंदर के पानी में प्रेजेंट होता है। आयोडीन इज प्रेजेंट इन सीवीड्स, समंदर में जो खरपतवार छोटे छोटे प्लांट्स पाए जाते हैं उन प्लांट्स के जो क्या बोलते हैं सीड्स होते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट इन सीवीड्स। क्लियर हुआ इतना? ठीक। आगे, एस्टेटिन एक रेडियो एक्टिव मेटोलाइट है। रेडियो एक्टिव क्या है? मेटोलाइट स्पेलिंग देख लेना। क्लियर हुआ इतना? ठीक। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हीलियम 2s2 2p5। इट विल बी नियॉन 3s2 3p5, आउटर मोस्ट में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट इज प्रेजेंट इन 7th A ग्रुप। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा ऑर्गॉन। अब ये 4th पीरियड है, D आ जाएगा मतलब 3d10 4s2 4p5, दिस इज क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5। ये 6th पीरियड पर है, F आएगा 4f14 5d10 6s2 6p5। तो ये सभी का क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन है इन सभी के बारे में एज वेल एज क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैलेंसी वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इनमें जो फ्लोरीन है, या अगर हम सभी की बात करें तो ऑल आर मोनोवैलेंट। सही बात है, सभी मोनोवैलेंट हैं फ्लोरीन को छोड़कर, एक्सेप्ट फ्लोरीन। अदर्स सोर्स 3, 5, 7 covalencies also in excited state। क्यों? ड्यू टू वैकेंट d ऑर्बिटल्स। अब ये सब कहानी मैं पहले भी ऐसा ही नाइट्रोजन परिवार में पढ़ाया था, ऐसा ही ऑक्सीजन परिवार में पढ़ाया था कि ऑक्सीजन डाईवैलेंट है, बाकी सब डाई टेट्रा हेक्सा हो सकते हैं। हेलोजन्स में भी यही आया कि हेलोजन सिर्फ मोनोवैलेंट है, बाकी सब मोनो ट्राई पेंटा हेक्सा हेप्टावैलेंट सब हो सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 होता है इन इट्स कंपाउंड ऑलवेज। क्लियर है? लेकिन फ्लोरीन को छोड़कर अगर बाकी सदस्यों की हम बात करें, किसकी? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो इनका मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हो सकता है और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +7 हो सकता है। मिनिमम कितना? -1, मैक्सिमम कितना? +7। तो फ्लोरीन का एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। इसके अलावा फ्लोरीन कोई भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, क्योंकि फ्लोरीन मीना है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकता है, तो -1। बाकी सब -1 से लेके +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो कर सकते हैं। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आएगा फिजिकल स्टेट। थर्ड वन इज फिजिकल स्टेट। ऑल हैलोजेंस आर डायटोमिक। ऑल आर कैसा? डायटोमिक। सभी के सभी डायटोमिक है, मतलब F2 के फॉर्म पर एग्जिस्ट करेगा, और F2 एक पेल येलो गैस है। पेल येलो क्या है? गैस। Cl2 जो है, क्लोरीन जो है, इट इज ग्रीनिश येलो गैस, ग्रीनिश येलो गैस। ब्रोमीन जो है ये रेडिश ब्राउन, ठीक है, हल्का रेडिश होता है, रेडिश ब्राउन, और ब्रोमीन की फिजिकल स्टेट लिक्विड है, इट इज रेडिश ब्राउन लिक्विड। आयोडीन की बात करें तो I2 डीप वॉलेट होता है, याद रखना ये कलर, डीप वॉलेट, एंड इट इज अ सॉफ्ट सब्लाइम सॉलिड, मतलब ये डायरेक्ट सब्लाइम हो जाता है। मतलब अगर मुझे इसका प्योरीफिकेशन करना है, प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन प्रोसेस, I2 को हम सब्लिमेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं? प्योरीफाइड कर सकते हैं। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। फिजिकल स्टेट के बाद नेक्स्ट आएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हेलोजेंस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वेरी हाई होती है, वेरी हाई वेरी मत पढ़ना यार, वेरी हाई पढ़ लेना, वेरी हाई। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करती है। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज फ्लोरीन। अब रीजन बताने की जरूरत नहीं है यार, साइज एंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात करें, पीरियोडिक टेबल से पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन की चाहत फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा होनी चाहिए क्योंकि उसका साइज सबसे छोटा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है, एक्सेप्शनल केस। ऐसा क्यों होता है? तो स्मॉल साइज की वजह से, वही जो ऑक्सीजन फैमिली में हुआ था, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम थी, यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन से ज़्यादा। क्यों? स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, सेम रीज़न। सो वो जिस इलेक्ट्रॉन को चाहेगा वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फील करेगा, सो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन फील रिपल्सन, और अगर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन रिपल्सन फील करेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या हो गई? कम हो गई। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की। सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी F2 की पाई जे। क्यों पाई जे? क्योंकि F का साइज छोटा है, तो FF के बीच में बनने वाला बॉन्ड छोटा होना चाहिए, तो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन एक्सेप्शनल सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है Cl2 की, मतलब मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँगा, Cl2 के बाद Br2,
और Br2 के बाद F2 का नंबर आता है देन I2। ये भी तो एक्सेप्शनल केस है, एक्सेप्शनल। सबसे ज़्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी चाहिए? F2 की। लेकिन F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 और Br2 से क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? इसका रीज़न समझते हैं। 6 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तो बॉन्ड बना रहा है। स्मॉल साइज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को रिपल करेंगे, रिपल करेंगे तो बॉन्ड बड़ा हो जाएगा, तो उसको डिसोसिएट करने में कम एनर्जी लगेगी। ड्यू टू वही जो OOSS में पढ़ा था, OO और SS में किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा थी? SS की। सेम वही रीज़न है, ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। रिपल्सन समझ में आया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या कर जाती है? डिक्रीज कर जाती है। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं। ओके, आगे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ेंगे हैलोजेंस की, और जरा ध्यान से समझते हैं। जितने भी हैलोजेंस होते हैं ना, हैलोजेंस, दे आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सभी के सभी हैलोजेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, और इनकी जो ऑक्सीडाइजिंग पावर है वो ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करती है। फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फ्लोरीन क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को ये क्या करेगा? रेड्यूस। तो X2 से कहाँ जाता है? X-। अगर X2 X- में कन्वर्ट हो रहा है मतलब खुद को रिड्यूस करेगा, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, इसका मतलब ये एक्ट कर रहा है एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मतलब इसके लिए इस बॉन्ड का टूटना बहुत जरूरी है, इस बॉन्ड का टूटना बहुत जरूरी है। तो वाई F2 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? इसके कई रीजन है। पहला रीजन, ड्यू टू लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ऑक्सीडाइजिंग नेचर शो करने के लिए बॉन्ड टूटना चाहिए। F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, Br2 से भी कम होती है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम है, बॉन्ड इजीली टूट जाएगा। हाँ या ना? हाँ। दूसरी बात, हाई SRP, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल F2 का सबसे ज़्यादा होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखो, F2 सबसे नीचे है, +3.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका SRP होता है। समझ में आया इतना? क्लियर? तो जो SRP है इसका सबसे ज़्यादा होता है। SRP ज़्यादा मतलब खुद को रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज़्यादा। समझ में आया? रिड्यूस करने की टेंडेंसी ज़्यादा मतलब इट विल एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तीसरा, ये जो F2 बॉन्ड टूटा डिसोसिएशन एनर्जी कम होने की वजह से, रिड्यूस हुआ हाई SRP होने की वजह से, और जो F- बनेगा वो स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू द हाई हाइड्रेशन। ड्यू टू द हाई हाइड्रेशन, ये रीजन समझना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम हाइड्रेशन ऑफ F- सो स्टेबल। तो F2 जब F- में कन्वर्ट होगा, F2 जब F- में कन्वर्ट होगा तो F- स्टेबल हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका हाइड्रेशन सबसे ज़्यादा है। क्यों सबसे ज़्यादा है? ड्यू टू स्मॉल साइज। ड्यू टू स्मॉल साइज। केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ते हैं कि जो हाइड्रेशन एनर्जी है, हाइड्रेशन है कौन? हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हाइड्रेशन है, क्लियर, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज अपॉन साइज के। साइज कम, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा तो हाइड्रेशन ज़्यादा, हाइड्रेशन ज़्यादा तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा। तो ये तो हैलोजेंस के बारे में बात हुई। अब बात करेंगे हाइलाइट्स की। हाइलाइट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, जिसमें से F- ये कभी भी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं करता। अगर ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा तो दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। F2 कभी भी F- में ऑक्सीडाइज नहीं होता क्योंकि ये मोर स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल है। ऊपर पढ़कर आए हो अभी, F- हाईली स्टेबल है तो ये कभी F2 में कन्वर्ट नहीं हो सकता। समझे? बाकी जो है Cl-, Br-, I-, ये सभी गुड रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और ये ऑर्डर इनकी रिड्यूसिंग पावर का होगा, रिड्यूसिंग पावर का होगा, और ये ऑर्डर इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर का है, ऑक्सीडाइजिंग पावर। अब ऐसा क्यों है? तो आप जानते हैं कि I- साइज बड़ा, I- साइज बड़ा, उसका हाइड्रेशन सबसे कम तो उसकी स्टेबिलिटी सबसे कम। I- की स्टेबिलिटी सबसे कम तो इजीली I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये याद रखना इस बात को। ऑल हैलोजेंस आर गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स एंड ऑल हाइलाइट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। क्लियर हो गया इतना? ठीक, ओके। इसके बाद लास्ट आएगा इनकी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी चलो चालू करते हैं।
F2 जो है इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। F2 वाटर में हाईली सॉल्युबल है एंड गिव्स मिक्सचर ऑफ O2 एंड O3, वेरी इंपॉर्टेंट। F2 वाटर में हाईली सॉल्युबल है और O2 O3 का मिक्सचर देता है। देखो कैसे देता है, F2 प्लस पानी। अब O2 बनना है तो O2 करो 4HF प्लस O2, और F2 पानी से रिएक्ट करके O3 भी बनाता है, तो हमें यहाँ पर कुछ रिएक्शन ऐसी करनी पड़ेगी, तो O2 और O3 का क्या मिलता है, मिक्सचर बनता है। क्लियर। अगर हम बात करें Cl2 एंड Br2 की, तो Cl2 एंड Br2 आर हाईली सॉल्युबल तो नहीं है, बट दे आर सॉल्युबल इन वाटर सनलाइट की प्रेजेंस में, और वो तो डार्क में भी रिएक्शंस होती है, डार्क या सनलाइट कुछ भी वो रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन Br2 और Cl2 ये सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर में रिएक्शन करते हैं एंड फॉर्म क्लोरीन वाटर। ऑर्गेनिक में भी ये रिएक्शंस पढ़ते हैं हम, एंड ब्रोमीन वाटर। क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर कैसे रिएक्शन होती है, Cl2 प्लस H2 ये फॉर्मेशन करता है HCl प्लस HClO, सेम वे पर Br2 सनलाइट होना चाहिए, प्लस H2 इट विल फॉर्म HBr प्लस HBrO। दिस इज कॉल्ड हाइपोक्लोरस एसिड, दिस इज कॉल्ड हाइपोब्रोमस एसिड। ये दोनों ही अनस्टेबल होते हैं, और HClO को ही हम लोग क्लोरीन वाटर पुकारते हैं, क्लोरीन वाटर HClO। HBrO को हम लोग ब्रोमीन वाटर पुकारते हैं, क्लोरीन वाटर एंड ब्रोमीन वाटर। और ये जो हाइपोहाइलस एसिड होते हैं, हाइपोक्लोरस या ब्रोमस एसिड, ये अनस्टेबल होते हैं। क्या होते हैं, अनस्टेबल। क्लियर हुआ। अगली बात, Cl2, Br2 एंड I2 ये तीनों ही आर हाईली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में हाईली सॉल्युबल होते हैं, लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड या फिर क्लोरोफॉर्म। बात करेंगे अब I2 की वाटर सॉल्युबिलिटी। F2 हाईली सॉल्युबल, Cl2 Br2 पानी में सॉल्युबल। अब I2 इज लीस्ट सॉल्युबल, मतलब सॉल्युबिलिटी ऊपर से नीचे डिक्रीज कर रही इन वाटर। I2 इज लीस्ट सॉल्युबल मतलब ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, बट इट्स सॉल्युबिलिटी, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, कैन इंक्रीजेस बाय एडिंग KI। I2 को पानी में डाल दो, डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा KI मिला दो। तो जरा देखो, I2 को मैंने पानी में डाला, डिसॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर उसमें मैंने थोड़ा सा KI डाल दिया, तो अब KI I2 के साथ एक आयोनिक कंपाउंड बना लेता है, KI3 आयोनिक कंपाउंड, और आयोनिक कंपाउंड तो पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, K प्लस I3 माइनस, तो बेसिकली I2 भी पानी में डिसॉल्व होने लगा। तो फिर से बोलो, I2 पानी में सॉल्युबल कि इनसॉल्युबल, बट इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज की जा सकती है बाय एडिंग KI, क्योंकि KI I2 के साथ कंबाइंड होकर KI3 बनाएगा, और KI3 आयोनिक कंपाउंड होने की वजह से ये डिसॉल्व होने लगेगा। समझ में आया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। तो ये कहानी हो गई सॉल्युबिलिटी की। इसके बाद नेक्स्ट आएगा हमारा नेचर ऑफ कंपाउंड्स। क्या पढ़ेंगे? नेचर ऑफ कंपाउंड्स। हर फैमिली में हम ऐसा ही पढ़ रहे हैं, नेचर ऑफ कंपाउंड्स। चलो इसको देखते हैं। फर्स्ट कंपाउंड जो है दैट इज हाइड्राइड्स। इस परिवार के हाइड्राइड का जनरल फार्मूला होगा HX, लाइक HF, HCl, HBr, HI। इसमें जो HF है ना, HF ध्यान से समझना HF के बारे में। ये जो HF है ये लिक्विड है एंड एग्जिस्ट एज अ डाइमर। ये डाइमर के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है। रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, जिसकी वजह से डाइमर, मतलब ये H2F2 के फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है। दैट मीन्स इट इज अ डाइप्रोटिक एसिड। अगर इसके एक प्रोटॉन का मैं न्यूट्रलाइजेशन किसी सॉल्ट के साथ करूं तो KHF2 बनेगा, और दोनों प्रोटॉन का न्यूट्रलाइजेशन कर दिया जाए तो K2F2 बनेगा। KHF2 का एक नाम होता है, इट इज कॉल्ड फर्मी सॉल्ट, क्योंकि इसे फर्मी ने प्रिपेयर किया था। ये कुछ ऐसा आयोनाइज होता है K प्लस HF2 माइनस, पूछा जाता है
बाकी सभी जो हैं ऑल ऑफ दीज आर मोनोप्रोटिक एसिड एज वेल एज ऑल ऑफ दीज आर गैसेस। अब बात करेंगे इनकी थर्मल स्टेबिलिटी की, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करती। रिड्यूसिंग पावर, अब याद है ना ये हाइलाइट्स है, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इनकी रिड्यूसिंग पावर क्या करती है? इंक्रीज करती है। सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है? आई माइनस। एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करेंगे, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती, 50 रीजन होते हैं इसके। वीक बॉन्ड है, इजिली प्रोटॉन को रिलीज कर देगा। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज तो पीएच डिक्रीजेस। डाइपोल मोमेंट भी डिक्रीज करेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है। क्लियर। बात करेंगे बॉइलिंग पॉइंट की, एच एफ, एच सी एल, एच बी आर, एच आई, मॉलिकुलर वेट डिक्रीज कर रहा है, सॉरी मॉलिकुलर वेट इंक्रीज कर रहा है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करेगा। एच एफ का सबसे कम होना चाहिए लेकिन एच एफ का सबसे ज़्यादा होता है। एक्सेप्शनल रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एक एक्स्ट्रा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबसे ज़्यादा। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो यह हाइड्राइड्स की इंफॉर्मेशन है। दूसरा कंपाउंड मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं, दैट इज ऑक्साइड्स। अब ध्यान से सुनना, ये जो हैलोजेंस है, हैलोजेंस नेवर डायरेक्टली कंबाइंड विद ऑक्सीजन। हैलोजेंस ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कंबाइंड नहीं होते, मतलब X2 प्लस O2 ये रिएक्शन कभी भी नहीं हो सकती। हैलोजन ऑक्सीजन के साथ डायरेक्टली कंबाइंड नहीं होते, लेकिन हाँ अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रिएक्शंस के हेल्प से हैलोजेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर, गलत बोला मैंने, अलग अलग तरीकों से हैलोजेंस अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे फ्लोरीन के दो ऑक्साइड्स होते हैं, O2F2, OF2। अब इनको ऑक्साइड्स बोलना गलत है, बेसिकली दे आर फ्लोराइड्स, बिकॉज F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी O से ज़्यादा है, तो ये ऑक्साइड्स नहीं है। फ्लोरीन कभी भी अपना ऑक्साइड नहीं बनाता, फ्लोरीन हमेशा अपना फ्लोराइड्स बनाता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। समझ में आया? यहाँ ऑक्सीजन +1 है, यहाँ ऑक्सीजन +2 है। अगर इन दोनों में थर्मल स्टेबिलिटी की बात की जाए तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ज़्यादा स्टेबल होता है। OF2 इज मोर स्टेबल देन O2F2। तो ये दोनों ऑक्साइड्स नहीं है, फ्लोराइड्स हैं। कैसे बने हैं? तो अलग अलग रिएक्शंस के हेल्प से बने हैं, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन से नहीं बने होंगे। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, ये तो बात हुई फ्लोरीन की। ऑक्साइड में अब बात करेंगे हम लोग क्लोरीन की। तो क्लोरीन के कई सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, लेकिन क्लोरीन डायरेक्ट ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं होता, अलग अलग तरीकों से, अलग अलग रिएक्शंस की हेल्प से क्लोरीन के कुछ ऑक्साइड्स बनते हैं। जैसे पहला Cl2O, नेक्स्ट ClO2, नेक्स्ट Cl2O6, बेसिकली इट इज़ अ डाइमर ऑफ ClO3 एंड द लास्ट वन इज अ Cl2O7। ये जितने भी ऑक्साइड्स हैं ये सभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये सभी क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं। अब कुछ इन्फॉर्मेशन देखो, ClO2 और Cl2 का एक मिक्सचर होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं EU क्लोरीन। अब आपको जो पढ़ना है वो पढ़ लो, मैं इसे यही पढ़ता हूँ, EU क्लोरीन। इट इज़ यूज्ड एज इंडस्ट्रियल ब्लीचर। ये एक इंडस्ट्रियल ब्लीचर की तरह एक्ट करता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अगली बात, जो एसिडिक स्ट्रेंथ होती है नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की या फिर ऑक्सी एसिड्स की, कई बार बात हो चुकी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ऑक्सीडेशन स्टेट के। ऑक्सीडेशन स्टेट बराबर हो गया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये बात हम सब जानते हैं। अब आगे एक बात और सुनो, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो उस ऑक्साइड या उस ऑक्सी एसिड, ये किसकी बात चल रही है? ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी स्टेबिलिटी से, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसकी स्टेबिलिटी। कौन सी स्टेबिलिटी? थर्मल स्टेबिलिटी। क्लियर? तो अगर मैं आपसे पूछूं कि Cl2O, ClO2, Cl2O6, Cl2O7 इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी कंपेयर करो तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, +1, दिस इज +4, दिस इज +6, दिस इज +7। ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेस, एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। समझ में आया? ठीक है। अगर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेस तो ये वाला लीस्ट स्टेबल होगा। अगर लीस्ट स्टेबल हुआ तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? हो। किस में डिकम्पोज? Cl2 रिलीज करेगा नेसेंट ऑक्सीजन। ये वाला सबसे इजीली नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा क्योंकि ये सबसे कम स्टेबल है। इसका मतलब इट विल बी अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करूं, जो कि एक्सेप्शनल केस है,
अगर मैं इनकी ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करूं, ऑक्सीडाइजिंग पावर, तो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये होना चाहिए, क्योंकि ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, जबकि उल्टा होता। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट स्टेबल है, ये इजीली नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, ये हाईली स्टेबल, ये नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज नहीं करेगा। तो जब तक नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगा तब तक वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव नहीं कर सकता। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, ठीक है, ओके। एक और इन्फॉर्मेशन, इसमें जो Cl2O6 है, अगर ये सॉलिड फॉर्म पर है तो सॉलिड Cl2O6 इज आयोनिक कंपाउंड, इज आयोनिक, और ये एग्जिस्ट करता है ClO2 प्लस, किस फॉर्म पर एग्जिस्ट करता है? ClO2 प्लस एंड ClO4 माइनस। सॉलिड Cl2O6 एक आयोनिक है जो एग्जिस्ट करता है ClO2 प्लस एंड ClO4 माइनस। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। ये आपने क्लोरीन के ऑक्साइड्स पढ़े। नेक्स्ट आएगा ब्रोमीन के ऑक्साइड्स, ब्रोमीन के, तो ठीक है, ब्रोमीन के देखते हैं। ब्रोमीन के भी कई सारे ऑक्साइड्स बनते हैं, जिसमें से पहला आता है Br2O, नेक्स्ट वन इज BrO2, नेक्स्ट वन इज BrO3। कुछ पढ़ने लायक नहीं है इसमें। I2 के ऑक्साइड्स, कई सारे ऑक्साइड्स हैं I2 के भी, I2O5, I2O4, और एक आपने पढ़ा था ऑक्सीजन फैमिली में I4O9। जब I2 की रिएक्शन ड्राई ओजोन के साथ होती है तो क्या बनता है? I4O9। इसमें जो I2O5 है ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट इज यूज्ड इन वॉलोमेट्रिक या क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन या वॉलोमेट्रिक एस्टिमेशन ऑफ CO। एक्चुअल में रिएक्ट करता है I2O5 प्लस CO, फॉर्मेशन होता है I2 प्लस CO2। फिजिकल केमिस्ट्री में इस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट होता है। I4O9 एंड I2O4 ये आयोनिक सॉलिड है। कैसे सॉलिड है? आयोनिक, जिसमें I2O4 एग्जिस्ट करता है IO प्लस, और क्या बचेगा? IO3 माइनस, एंड I4O9 ये कुछ ऐसा होता है IO3 का होल थ्रेश, दैट मीन्स कि इट इज I3 प्लस एंड 3 IO3 माइनस। नाम बताया मैंने इसका, आयोडीन आयोडेट। क्या बोलते हैं? आयोडीन आयोडेट। क्लियर हुआ है? येलो कलर का सॉलिड है ये, येलो कलर का क्या होता है? सॉलिड। क्लियर है? तो ये कहानी खत्म हुई ऑक्साइड्स की। थर्ड कंपाउंड इज ऑक्सी एसिड्स। ये ऑक्सी एसिड्स हर फैमिली के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड है, दैट इज HFO, और उसका भी डाउटफुल एग्जिस्टेंस है। ये कभी मिला नहीं है, लेकिन फिर भी इसके होने की संभावना है। फिर भी डाउटफुल क्यों है? क्योंकि फ्लोरीन यहाँ पर +1 में जा रहा है, और आप जानते हैं कि फ्लोरीन -1 के अलावा कुछ और शो नहीं कर सकता। इस वजह से पहली बात, फ्लोरीन अपना ऑक्सी एसिड नहीं बनाते, फ्लोरीन कोई भी ऑक्सी एसिड नहीं बनाता। फिर भी उसका एक ऑक्सी एसिड है जिसका एग्जिस्टेंस डाउटफुल है, दैट इज HFO। इसके अलावा कोई भी ऑक्सी एसिड हो ही नहीं सकता, ना ही उनकी एग्जिस्टेंस की कोई बात होगी। क्लियर? बाकी सबके ऑक्सी एसिड्स होते हैं, और 4 टाइप के ऑक्सी एसिड्स होते हैं: HXO, HXO2, HXO3, HXO4। This is +1, +3, +5, +7. This is called hypohalous acid, lower oxidation state. This is halous acid, again lower oxidation state. इसका नाम हैलिक एसिड होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दिस इज कॉल्ड परहैलिक एसिड, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर लिंकेज आएगा, परहैलिक एसिड। क्लियर हुआ? ठीक है। क्लोरीन की बात करें, HClO, हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड। Br, HBRO, HBRO2 नहीं मिलता है, HBRO3, HBRO4। आयोडीन की बात करेंगे, HIO2 नहीं है, HIO3 एंड HIO4। नाम हाइपोक्लोरस एसिड, क्लोरस एसिड, क्लोरिक एसिड, परक्लोरिक एसिड एंड सो ऑन। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ओके, आगे बढ़ते हैं। तो ये सारे आपने ऑक्सी एसिड्स देखे। क्लियर? अब इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ और थर्मल स्टेबिलिटी पढ़ना है, तो सेम वही फार्मूला आएगा फिर से। एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन स्टेट, सेम हुआ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। ठीक है, कंपेयर करते हैं इस बेसिस में। HClO, HClO2, HClO3, HClO4। दिस इज +1, +3 निकालते जाओ, +5,
+7 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, एसिडिक स्ट्रेंथ एंड थर्मल स्टेबिलिटी, दैट मीन इट इज लीस्ट स्टेबल। लीस्ट स्टेबल तो डिकम्पोज हो जाएगा, मैंने पहले ही बोला था, ये क्लोरीन वाटर भी इसको बोलते हैं, अनस्टेबल होता है, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, ये इजिली नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करेगा, इस वजह से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और ये मोस्ट लीस्ट स्टेबल, इट इज़ अ मोस्ट स्टेबल, ये नेसेंट ऑक्सीजन को इजीली रिलीज नहीं करेगा, इसलिए ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर मैं ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर करूँ, ये एक्सेप्शनल केस है, ये भी HClO2, HClO3, HClO4, अगर ऑक्सीडाइजिंग पावर कंपेयर की जाए तो ये ऑर्डर आएगा। समझे कि नहीं समझे? वैसे सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होना चाहिए जो अपने मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पर है, ये वाला, लेकिन नहीं, ये वाला होता। क्लियर हुआ इतना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं, कुछ और कंपैरिजन देखते हैं। जैसे लिखा है, मान लो कि यहाँ पर लिखा हुआ है HClO, HBRO, HIO, कहता है एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करो, तो सभी +1 पर है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगा, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा। सेम वे पर HClO4, HBRO4, HIO4, एसिडिक स्ट्रेंथ पाइजे, फिर से ऑक्सीडेशन स्टेट +7, एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर हो गया इतना? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथा कंपाउंड आता है, दैट आर कॉल्ड इंटरहैलोजन कंपाउंड्स। इंटरहैलोजन कंपाउंड्स, द कंपाउंड ऑफ हैलोजन, नाम है इंटरहैलोजन, मतलब हैलोजन का ही कंपाउंड, द कंपाउंड ऑफ हैलोजन अमंग देमसेल्फ इज कॉल्ड इंटरहैलोजन कंपाउंड। इंटरहैलोजन कंपाउंड का जो GF है, मतलब जनरल फार्मूला है, वो होता है XX-N, XX-N, ये N 1 3 5 7 हो सकता है, मतलब एक हैलोजन के अराउंड कई सारे हैलोजन हो सकते हैं, तो जो सेंटर हैलोजन होगा वो बड़ा होना चाहिए, हाँ या ना? हाँ, बड़ा मतलब नीचे वाला, और चारों तरफ जो हैलोजन्स उसके अटैच्ड हो रहे हैं वो छोटा होना चाहिए। बड़े हैलोजन के चारों तरफ ही तो छोटे कई सारे अरेंज हो सकते हैं। छोटा मतलब ऊपर वाला, समझ में आया? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, मतलब ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये वाला मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो XX-N। क्लियर हुआ इतना? ठीक है। अब इंटर हैलोजन कंपाउंड 4 टाइप के होते हैं, N की वैल्यू प्लेस करो, XX-, XX-3, XX-5, XX-7। क्लियर हुआ? ये ध्यान रखना, X बड़ा होगा और X- छोटा होगा। क्लियर? तो आगे देखो, 4 टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनेंगे। मैं चारों टाइप के इंटर हैलोजन कंपाउंड्स लिखने जा रहा है यहाँ पर। कौन कौन सा आएगा? तो आएगा XX- टाइप का, अगला आएगा XX-3 टाइप का, नेक्स्ट XX-5, एंड द लास्ट वन इज XX-7 टाइप का। क्लियर हुआ इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं, XX- टाइप की बात करेंगे। तो एग्जाम्पल लिखो, मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, इसको लिख लेता हूँ FCl-BrI, ये बड़ा, ये छोटा, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ये नीचे वाला, ये ऊपर वाला, ClF बड़ा छोटा, BrF, BrCl, समझ में आ रहा है तुमको? ठीक है। ICl, IBr, तो ये सभी XX- के। अब आप कहेंगे सर IF क्यों नहीं लिखा? तो I के कंपैरिजन में F बहुत छोटा है, तो IF ये लिखना उचित नहीं है। कई सारे F, I बहुत बड़ा है और F बहुत छोटा है, तो IF नहीं, कई सारे F, मतलब वो यहाँ कहीं आएगा। क्लियर हो रहा? ठीक है, तो ये कहानी हो गई। अब XX-3 की बात कर लेते हैं। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 7 में से 3 बॉन्डिंग चले गए, बचे कितने? 4। 3 सिग्मा है, इंटर हैलोजन कंपाउंड की ज्योमेट्री पूछता है। 2 लोन पेयर है, टोटल 5 हो गए, हाइब्रिडाइजेशन sp3d। 3 और 2 5 में होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, 2 लोन पेयर आए, ये टी शेप होगा। अगर इसके एग्जाम्पल में लिखूं तो देखो, लिखना चालू करता हूं, ClF3, समझे कि नहीं समझे? BrF3, IF3,
ICl3, जिसमें ये जो ICl3 है ना, ये अनस्टेबल होता है, याद रखना ICl3 अनस्टेबल होता है। क्लियर। X-5 एक लोन पेयर होगा, 5 सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल 6 का मतलब sp3d2 3 2 5 1 6, 5 और 1 6 में ऑक्टाहाइड्रल होता है, एक लोन पेयर लगाया मतलब ये स्क्वायर पिरामिडल होगा, स्क्वायर पिरामिडल होगा। एग्जाम्पल लिखना है, बिल्कुल लिखूंगा, ClFi ये बड़ा ये छोटा, BrFi बिल्कुल सही बात है, IFi। यहाँ पर आऊँ, यहाँ पर 7 सिग्मा है, 0 लोन पेयर, टोटल 7 मतलब sp3d3। आप जानते हैं कि साथ में पेंटागोनल बाइपिरामिडल बनता, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। और X-7 का सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है, IF7 ओनली, IF7 ओनली, IF7 के अलावा और कुछ भी नहीं बन सकता, IF7 के अलावा और कुछ भी नहीं बन सकता। इसमें से जो ClF3 और BrF3 है ये बहुत रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, सो ये एक्ट करते हैं एज फ्लोरिनेटिंग एजेंट। कैसे एक्ट करते हैं? एज अ फ्लोरिनेटिंग एजेंट। क्लियर हुआ? ठीक है। अब ये जो इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हमने पढ़े, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज भी पूछता है इनकी प्रॉपर्टीज, जरा ध्यान से देखते जाओ क्या पढ़ा रहा मैं इनके बारे में। ये सभी के सभी वोलाटाइल है एंड नॉन एक्सप्लोसिव, इनमें से कोई भी एक्सप्लोसिव नहीं है। दूसरी बात, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस, दे आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। ये हैलोजन से मोर रिएक्टिव है, क्यों? बिकॉज ये जो एक्स डैश बॉन्ड है ये बॉन्ड वीकर है, एक्स डैश बॉन्ड इज वीकर देन एक्स और या एंड लगाओ एंड एक्स डैश बॉन्ड। और अगर ये बॉन्ड वीकर है तो इजीली टूट जाएगा, तो मतलब ये अपने करस्पॉन्डिंग हैलोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा। बात समझ में आया इतना? जैसे मैं बात करूँ ClF मोर रिएक्टिव होगा Cl2 और F2 से, BrF मोर रिएक्टिव होगा Br2 एंड F2 से। क्लियर हो गया इतना? कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक? नहीं, क्लियर। आ गया। तीसरा, दे गिव्स एडिशन रिएक्शन। कौन से रिएक्शन देते हैं? एडिशन रिएक्शन भी देते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ, जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। मैंने कहा कि इसकी रिएक्शन ICl के साथ करो, तो आप कहेंगे सर ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी, मार्कोनी-काफ रूल को फॉलो करेगा। I प्लस Cl माइनस, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मार्कोनी-काफ रूल, नेगेटिव पार्ट डबल बॉन्ड के राउंड वहाँ अटैक करेगा जहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, मतलब प्रोडक्ट बनेगा CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड CH2I। और इस रिएक्शन की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि ICl इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द हैलोजन। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द हैलोजन्स। क्लियर हुआ? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, लिखते रहो। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज चल रही। इसके बाद कितना हो गया यार? ये 3। चौथा देखो, जितने भी इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं, ऑल इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर डायामैग्नेटिक एज वेल एज दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। अगर इनकी स्टेबिलिटी की बात करें, थर्मल स्टेबिलिटी, ये इंपॉर्टेंट है। इंटर हैलोजन कंपाउंड की थर्मल स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है साइज डिफरेंस के। जितना ज़्यादा दोनों के बीच में साइज डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा उसकी थर्मल स्टेबिलिटी होगी। साइज डिफरेंस ज़्यादा, इसका मतलब समझ तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखूँ, IF, ध्यान से लिखना, BrF एंड ClF। अब इनकी थर्मल स्टेबिलिटी उसने पूछा है, तो सबसे ज़्यादा साइज डिफरेंस कहाँ पर होगा? IF के बीच में, देन BrF के बीच में, देन ClF के बीच में। तो जितना ज़्यादा साइज में डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस होगा, उतनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी। क्लियर? तो ये इंटर हैलोजन कंपाउंड की स्टेबिलिटी पढ़ी। क्या पढ़ी बेटा हमने? स्टेबिलिटी। क्लियर हो गया सभी को? कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं, ओके। नेचर ऑफ कंपाउंड के बाद नेक्स्ट आएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो हैलोजेंस होते हैं दे आर मोस्ट रिएक्टिव अमंग ऑल नॉन मेटल्स। और अगर इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव F2, देन Cl2, देन Br2, देन I2। ये इनकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है। किसका ऑर्डर होता है? रिएक्टिविटी का।
क्लियर? सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं रिएक्शंस, हाइलोजिनेशन रिएक्शंस। F2 हाईली हाइड्रोकार्बन के साथ विगोरसली एक्सप्लोसिव रिएक्शन करता है और आयोडोनेशन बहुत ही स्लो होता है, क्लियर? क्योंकि रिएक्टिविटी क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्लियर हो गया इतना? कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं, ओके। तो अभी के लेक्चर में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग इसका बचा हुआ हिस्सा करेंगे और नोबल गैसेस को भी ख़त्म कर देंगे। तो पी ब्लॉक ख़त्म होने के लिए एक लेक्चर और चाहिए, इसका रिमेनिंग पार्ट एंड नोबल गैसेस के लिए। क्लियर हो गया? ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहो।